आंखें बंद थी, चेहरा शांत, नीरवता और निस्तब्धता के बीच सफ़ेद धोती और गोल्डन सिल्क का कुर्ता पहने लेटे थे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। उनका देहांत हो चुका था। उनके अंतिम दर्शन की तैयारी की जा रही थी, लेकिन फिर अचानक से आया एक फ़ोन कॉल। नरसिम्हा राव के पुत्र प्रभाकर ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी। राव जी का अंतिम संस्कार हम आंध्र में धूमधाम से करेंगे। आखिर आंध्र ही तो उनकी जन्मभूमि है ना। पर उनकी कर्मभूमि तो दिल्ली थी। आखिर वो देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनका अंतिम संस्कार तो यहाँ होना चाहिए ना। प्रभाकर ने पूछा। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल कन्नी कटा रहे थे। गुलाम नबी आजाद मानो कुछ कहना चाह रहे थे, पर कह नहीं पा रहे थे। कांग्रेस की परंपरा के अनुसार उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय ले जाया गया, पर कांग्रेस मुख्यालय के दरवाजे बंद थे। पूछा तो पता चला ऊपर से ऑर्डर नहीं है। अंततः एक AN-32 विमान से राव के शव को हैदराबाद ले जाया गया, जहां उनके अंतिम संस्कार हुए। ऐसे विदाई मिली आधुनिक भारत के वास्तुकार श्री PV नरसिम्हा राव को। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और आज मैं लेकर आया हूं कहानी एक योद्धा की, एक राजनेता की, एक विलक्षण बुद्धिजीवी की और कहानी एक युग पुरुष की। 28 जून 1921 में आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के वंगारा गांव के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था श्री पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव का। पढ़ने लिखने में बचपन से ही बुद्धिमान राव जहां संस्कृत में पारंगत थे, वहीं उर्दू और फारसी पर उनकी पकड़ भी कुछ कम नहीं थी। स्वतंत्रता से भी पहले से ही निजाम की फौज पर छुप छुप कर आक्रमण करने वाले नरसिम्हा राव जन्मजात राष्ट्रवादी थे। कांग्रेस में उनका पदार्पण स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही हुआ। सितंबर 1971 में वे इंदिरा गांधी द्वारा आंध्र के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। तेलंगाना क्षेत्र में लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस को एक क्षेत्रीय चेहरा चाहिए था, जो आला कमान के इशारों पर नाच सके। करीमनगर के बुद्धिजीवी परंतु महत्वाकांक्षा विहीन नरसिम्हा राव में इंदिरा गांधी को वही चेहरा दिखा। नरसिम्हा राव महत्वाकांक्षा छुपाने में दक्ष थे और उन्हें इसका लाभ उनके पूरे जीवन भर मिलता रहा। पर राव किसी की कठपुतली नहीं थे। भूमि सुधार कानून को लेकर उनके केंद्र के साथ मतभेद हो गए और इसका परिणाम हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के केवल 2 साल बाद ही राव को जनवरी 1973 में त्यागपत्र देना पड़ा। पर जो हार जाए वो नरसिम्हा राव नहीं, अभी तो बस आरंभ मात्र था। अपने लंबे राजनैतिक यात्रा में उन्होंने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का संचालन किया। राजनीति में 40 वर्ष से ज्यादा काल बिता चुके वयोवृद्ध राव वानप्रस्थ की तैयारी में थे। लुटियंस के बंगलों से भारी भरकम फर्नीचर और बेशकीमती मूर्तियां हटाने में महारथी रॉजर रिमूवल्स, पैकर्स एंड मूवर्स के कर्मचारी राव का बंगला खाली करा रहे थे। लेकिन यहाँ ना भारी भरकम फर्नीचर थे और ना थी बेशकीमती मूर्तियाँ। बंगले का हर एक कोना किताबों से अटा पड़ा था। हजारों किताबें यहाँ से उठाकर 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी। 1991 का साल था और देश में चुनाव का पहला चरण हो चुका था। कांग्रेस के आसार बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे थे। 1991 में ही राव का वनवास आरंभ होने वाला था। लेकिन अचानक एक समाचार ने देश ही क्या, विश्व को हिला कर रख दिया। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और देश की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। कांग्रेस को नया अध्यक्ष चाहिए था और देश को नया प्रधानमंत्री। राव के महत्वाकांक्षा विहीन व्यक्तित्व के अंदर के महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने सोचा, अभी कुछ दिन और ठहर सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह ने राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, पर राजनैतिक रूप से अपरिपक्व सोनिया ने साफ साफ मना कर दिया। अब पार्टी के पास बचे सिर्फ 3 दावेदार, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया और स्वयं नरसिम्हा राव। सोनिया को महत्वाकांक्षा विहीन राव सबसे ज्यादा जचे। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि हृदय रोग से पीड़ित वृद्ध राव ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं और वो बस सोनिया जी की राजनैतिक दीक्षांत तक उनके लिए राजगद्दी सुरक्षित रखेंगे।
इस प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष बने नरसिम्हा राव, लेकिन सामने चुनाव की कठिन परीक्षा भी थी। राजीव गांधी के मरने से पहले जो कांग्रेस चुनाव हारती सी दिख रही थी, उसे सहानुभूति की मानो एक लहर सी मिली और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 18 जून 1991 को चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस ने 244 सीटों के साथ सरकार बनाने की दावेदारी पेश की। भाजपा ने 120 सीटों के साथ हर चुनावी विश्लेषक को चौंका दिया था। वहीं लेफ्ट समर्थित वीपी सिंह की जनता दल के पास थे 69 सीट। राव को पता था कि अगर वो प्रधानमंत्री चुने भी गए तो इतने मजबूत विपक्ष के साथ सरकार चलाने में बहुत कठिनाइयां आएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की राह में सबसे बड़े रोड़े थे महाराष्ट्र के कद्दावर कांग्रेसी नेता शरद पवार, जिनका ना सिर्फ जनता के साथ मजबूत संबंध था, बल्कि महाराष्ट्र के उद्योगपति भी उनके गुण गाते थे। शरद पवार के महत्वाकांक्षी स्वभाव ने उनकी दावेदारी कमजोर की और शांत और गंभीर स्वभाव के वृद्ध राव ने दी उन्हें जोरदार पटखनी। 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव बने देश के 9वें प्रधानमंत्री। लेकिन जहां एक और संसद में राव के पास संख्या बल नहीं था, वहीं कश्मीर, पंजाब और असम आतंकवाद की आग में जल रहे थे। अगर विश्व की बात करें तो भारत के पुराने साथी सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हो रहे थे। खाड़ी युद्ध अभी तक चल रहा था और इन सब के फलस्वरूप देश अपने अभी तक के सबसे भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। राजीव गांधी की कर्ज लेकर ना लौटाने वाली नीतियों के कारण देश की विश्वसनीयता अपने न्यूनतम स्तर पर थी। कुल मिलाकर भारत आर्थिक पतन के कगार पर खड़ा था। ऐसे में राव को आवश्यकता थी एक ऐसे योग्य वित्त मंत्री की जिसकी अच्छी अंतर्राष्ट्रीय छवि हो। राव ने निमंत्रण दिया आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री RG पटेल को, पर पटेल ने साफ साफ मना कर दिया। फिर आरबीआई के एक और पूर्व गवर्नर और अर्थनीति के मूर्धन्य विद्वान मनमोहन सिंह को निमंत्रण दिया गया और मनमोहन सिंह ने राव को निराश नहीं किया और उसके बाद शुरू हुई भारतीय इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक सुधार की तैयारी। जुलाई 1991 में रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया। सरकारी कोष पर बोझ बने कैश कॉम्पेंसेटरी स्कीम को हटाया गया और फिर मारा गया नेहरू इंदिरा की विरासत की दीवार में पहला हथौड़ा। आंतरिक उदारीकरण का समय था और उदारीकरण नेहरू इंदिरा के लाइसेंस परमिट राज को हटाए बिना संभव नहीं था। जिन व्यापारियों को बाजार में वर्चस्व से फायदा होता था और जिनके कई नेताओं के साथ साठगांठ थे, उन्होंने बहुत हो हल्ला मचाया, लेकिन राव अडिग रहे और फिर खोला गया भारत के बाजारों को विश्व के लिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। राव की सूझबूझ और मनमोहन की कार्यकुशलता ने मानो कमाल ही कर दिया। भारत धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। घटिया सामानों से पटे पड़े बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामानों ने दस्तक दी। नए अवसर खुले, नई नौकरियां आई और भारत ने नेहरूवियन समाजवाद को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। राव के कार्यकाल में ही बीएससी और एनएससी दोनों बड़े स्टॉक एक्सचेंज को विधिसंगत रूप दिया गया। और एक बात जो सबको बाद में पता चली, जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके बारे में सबको बताया कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का असली श्रेय भी नरसिम्हा राव को ही जाना चाहिए। परंतु भाग्य शायद राव के वनवास के स्वप्न को सत्य में बदलना चाहता था। 1996 के आम चुनाव में कांग्रेस चुनाव हार गई और भारत के राजनीतिक पटल पर हुआ भाजपा के कमल का प्रस्फुटन। हारने के बाद चुनावी समीक्षा के लिए राव ने घर पर एक चाय पार्टी रखी जो उन्हें रद्द करनी पड़ी, क्योंकि कोई भी कांग्रेसी नेता अब उनके साथ दिखना नहीं चाहता था। उन पर बाबरी मस्जिद को गिराने के साजिश के आरोप लगे और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सदा के लिए पलायन का ठीकरा भी उनके ही सर फोड़ा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के खरीद फरोख्त से लेकर हर्षद मेहता से रिश्वत खाने तक के आरोप लगाए गए। यूरिया खरीद में हेरफेर को लेकर उनके पुत्र प्रभाकर को जेल में डाल दिया गया। अंत तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन एक अकेला वृद्ध हर पेशी में अपनी सफाई देने जाता रहा। उसके साथ कोई नहीं होता था, ना कोई सहयोगी नेता, ना कोई मित्र।
23 दिसंबर 2004 को दिल का दौरा पड़ने से नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई। मुझे मेरा गांव वंजारा दिख रहा है, शायद मेरी माँ भी यहीं है। ये उनके आखिरी शब्द थे। अगर आज आप महंगे कपड़े, जूते और घड़ियां पहनते हैं तो एक बार नरसिम्हा राव का धन्यवाद अवश्य कीजिएगा। अगर आज आप अपना स्वयं का व्यवसाय चलाते हैं तो एक बार नरसिम्हा राव का धन्यवाद अवश्य कीजिएगा। अगर आज आप भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर गर्वान्वित होते हैं तो एक बार नरसिम्हा राव का धन्यवाद अवश्य कीजिएगा। अगर आज आप ये जानकर सुरक्षित अनुभव करते हैं कि हमारा देश न्यूक्लियर देश है तो एक बार नरसिम्हा राव का धन्यवाद अवश्य कीजिएगा। अगर आप ये जानकर प्रसन्न होते हैं कि आज पंजाब और असम में आतंकवाद का नामो निशान तक मिट गया है तो एक बार नरसिम्हा राव का धन्यवाद अवश्य कीजिएगा। नरसिम्हा राव एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री मात्र नहीं थे, वे आधुनिक भारत के जनक हैं, भारत के पुनर्निर्माण के वास्तुकार हैं और सही मायनों में एक युग पुरुष हैं। बस अगर दुख किसी बात का है तो बस इस बात का कि जिस व्यक्ति ने हमें एक उज्जवल भविष्य दिया उसे उसी की पार्टी ने अकेले लड़ने को और अकेले मरने को छोड़ दिया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो भी उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो अधिकारी थे। तो ये तो थी कहानी भारत के युग पुरुष श्री पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव की। ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा मैं आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों।